आपने इंसानों की शादी तो देखी ही होगी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि इंसानों और जिन्नात की शादी हुई हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने जिन्नात की लड़की से शादी कर ली और वो अब उसके साथ हंसी खुशी रह रहा है। ये कहानी हमें फैसलाबाद से आदिल ने भेजी है। चलें शुरू करते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम आदिल है और मैं फैसलाबाद शहर का रहने वाला हूँ। फैसलाबाद, जिसे शहर यारान भी कहा जाता है, अपनी रौनक और जिंदा दिली की वजह से मशहूर है। लेकिन जिस वाक़े ने मेरी जिंदगी और सोच को हिला कर रख दिया, उसका ताल्लुक इस शहर की रोशनियों से नहीं बल्कि अंदरूनी शहर की तंग और कदीम गलियों में छुपी तारीकी से है। ये बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है, जब हम नए नए फैसलाबाद के एक पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। हमारा नया घर काफ़ी खुला और हवादार था, लेकिन मसला हमारे घर में नहीं था बल्कि हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले मकान में था। हमारे घर और उस मकान के दरमियान सिर्फ 20 फुट चौड़ी एक गली थी। वो मकान दिखने में ही बहुत पुराना और वीरान लगता था। उसकी दीवारों का पेंट उड़ चुका था, जगह जगह से ईंटें नजर आ रही थीं और दरवाजे पर जंग आलूद ताला लगा हुआ था जो चीख चीख कर बता रहा था कि बरसों से किसी ने इसे नहीं खोला। मकान के बाहर धूड़ मिट्टी की तह जमी हुई थी और अक्सर वहां आवारा बिल्लियां घूमती रहती थीं। शुरू में तो हमने मकान पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो अपने पड़ोस के बारे में जानना चाहता है। जब हमने मोहल्ले वालों से पूछा तो पता चला कि उस घर की कहानी बहुत दर्दनाक है। लोगों ने बताया कि वहां एक छोटी सी फैमिली रहती थी, एक बुजुर्ग बाप और उनकी जवान बेटी जिसकी उम्र कोई 22 साल थी। कुछ साल पहले घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई थी। आग इतनी शदीद थी कि वो दोनों बाप बेटी घर के अंदर ही फंस गए और बुरी तरह झुलस कर इंतकाल कर गए। उस दर्दनाक हादसे के बाद उनका कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया। लोगों ने बहुत ढूंढा मगर कोई वली वारिस नहीं मिला। तब से ये घर ऐसे ही पड़ा है। मोहल्ले की कमेटी ने किसी कब्जे के डर से और अंदर से आने वाली शिकायत की वजह से उसे ताला लगा दिया था। एक रात का वाकया है। हम सब घर वाले सो रहे थे। रात के कोई 2 बज रहे होंगे। अचानक गली से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की रो रही हो। वो रोना आम नहीं था, उसमें शदीद दर्द और कर्ब था, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा तकलीफ में चीख रहा हो। हम सब की आंख खुल गई। मैं और अब्बू छत पर गए और नीचे गली में झांक कर देखा। गली में गुप्त अंधेरा था और मुकम्मल सन्नाटा था। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोने की आवाज साफ उस सामने वाले बंद मकान के अंदर से आ रही थी। वो आवाज तकरीबन 10 मिनट तक आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। उस रात हम में से कोई भी ठीक से सो न सका। अगली सुबह जब हमने पड़ोसियों से जिक्र किया तो उन्होंने ठंडी सांस भरकर कहा, ये तो मामूल की बात है बेटा, उस घर से अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती हैं। इसीलिए इस घर को हम आसेब ज़दा कहते हैं और कोई भी इसके करीब नहीं जाता। वक्त गुजरता गया और हमने उन आवाज़ों के साथ रहना सीख लिया। हम कोशिश करते कि रात के वक्त उस घर की तरफ ना देखें, लेकिन असल मसला तब शुरू हुआ जब मेरा कज़न, जिसका नाम फरहान था, दूसरे शहर से हमसे मिलने आया। फरहान मेरी उम्र का ही था और बहुत हंसमुख और शरारती किस्म का लड़का था। वो गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रहने आया था और उसका प्लान था कि वो 1 हफ्ता हमारे घर ही रुकेगा। वो जिस दिन आया हम बहुत खुश थे। रात के खाने के बाद मौसम अच्छा था तो हम दोनों कज़न छत पर चहलकदमी करने चले गए। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे। बातों के दौरान अब्बू ने मुझे नीचे से आवाज दी, आदिल जरा नीचे आओ, एक काम है। मैं फरहान को वहीं छोड़कर नीचे चला गया। कोई 5 मिनट बाद जब मैं वापस छत पर आया तो मैंने देखा कि फरहान छत की रेलिंग के साथ खड़ा है और उसकी नजर बिल्कुल सामने उसी हॉन्टेड हाउस की तरफ जमी हुई है। लेकिन जो चीज मुझे अजीब लगी वो ये थी कि फरहान मुस्कुरा रहा था। सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहा था बल्कि वो हाथों से इशारा भी कर रहा था, जैसे सामने कोई खड़ा हो और वो उसे हेलो हाय कर रहा हो। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा। वहां बिल्कुल अंधेरा था। वहां कोई भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा। मैं आहिस्ता आहिस्ता फरहान के करीब गया और बोला, फरहान क्या कर रहे हो? फरहान ने मेरी तरफ देखा
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یار عادل، تو نے بتایا نہیں کہ تمہارے سامنے والے گھر میں اتنی پیاری لڑکی رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ کون سی لڑکی فرحان؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، اوے چھوڑنا مذاق، وہ دیکھ، وہ سامنے چھت پر کھڑی ہے، وہ مجھے دیکھ کر بھائی کر رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر فرحان نے واپس ہاتھ ہلایا۔ میں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ وہاں صرف خالی چھت تھی، وہاں کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے فوراً اس گھر کی کہانی یاد آ گئی، وہ لڑکی جو جل کر وہاں مر گئی تھی۔ فرحان، میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ ہوش میں آؤ، وہاں کوئی نہیں ہے، میری طرف دیکھو۔ فرحان میری سنجیدگی دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہو گیا۔ عادل، تو سیریس ہے؟ یار مجھے صاف نظر آ رہا ہے وہ لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے مجھے اشارہ کیا تھا تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ ادھر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں بولا، فرحان، وہ گھر پچھلے کئی سالوں سے بند ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، وہاں ایک لڑکی جل کر مر گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اب جنات کا بسیرا ہے۔ میری بات سن کر فرحان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر سامنے دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، چلو نیچے، ابھی نیچے چلو۔ ہم دونوں نیچے روم میں آ گئے۔ میں نے دروازہ لاک کیا اور ہم دونوں چپ چاپ بستر پر لیٹ گئے۔ فرحان اب بہت زیادہ خاموش تھا۔ وہ بار بار پوچھا تھا، کیا واقعی وہاں کوئی نہیں تھا؟ تو پھر میں نے کسے دیکھا؟ ہم ساری رات سو نہیں سکے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ چیز میرے گھر میں ہی نہ آ جائے، اور فرحان شاید اب بھی اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس رات چھت پر ہونے والے اس عجیب واقعے کے بعد فرحان پوری طرح سے خاموش ہو چکا تھا۔ ہم نے کمرہ اندر سے لاک کیا ہوا تھا اور لائٹ چلا رکھی تھی، مگر نیند ہم دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فرحان بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ وہ بالکل خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک ایسی بے چینی تھی جو مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے باتوں میں لگاؤں تاکہ اس کا دھیان بٹ سکے، مگر وہ ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو گھر والوں نے ناشتہ لگایا۔ فرحان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ ناشتے کے دوران اس نے اچانک کہا، میں آج واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والے تھوڑا حیران ہوئے کیونکہ اس کا پلان تو ایک ہفتے کا تھا، لیکن کل رات کے واقعے کے بعد میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس گھر کا ماحول اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ آتا ہوں۔ ہم تیار ہو کر نکلے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب مصیبت آنی ہو تو راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اڈے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹرانسپورٹ والوں کی ہڑتال چل رہی ہے۔ گاڑیاں کھڑی تھیں مگر کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا۔ جو اکا دکا گاڑیاں جا رہی تھیں ان میں اتنا رش تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ہم نے 2-3 گھنٹے انتظار کیا، دھکے کھائے، مگر فرحان کو بھیجنے کی کوئی مناسب بندوبست نہ ہو سکا۔ مجبوراً ہمیں واپس گھر آنا پڑا۔ واپسی پر فرحان کا موڈ بہت عجیب تھا۔ وہ گاڑی میں بالکل چپ چاپ بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گاڑی گھر کے سامنے روکی، فرحان کی نظر سب سے پہلے اس سامنے والے بند اور ویران مکان پر پڑی۔ میں نے غور کیا کہ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، وہی مسکراہٹ جو کل رات چھت پر تھی۔ میرا دل ڈر سے دھڑکا، یہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا گیسٹ روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ سارا دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ امی نے کھانا بھی اسے روم میں بھجوایا۔ شام کے وقت جب میں اس کے پاس گیا تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ ہمارے گیسٹ روم کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی، جہاں سے وہ سامنے والا گھر صاف نظر آتا تھا۔ فرحان، وہاں مت دیکھو، میں نے سختی سے کہا اور پردہ کھینچ لیا۔ فرحان نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا، تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے اس لڑکی کو وہیں پر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، وہ انسان نہیں ہے، وہ مر چکی ہے، خدا کا خوف کرو۔ ہم سب گھر والوں نے مل کر اسے سمجھایا کہ یہ تمہارا وہم ہے، نئے گھر میں شفٹ ہونے کی وجہ سے شاید تم پر کوئی اثر ہو گیا ہے یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا، قسمیں کھاتا رہا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے اور اس نے جو دیکھا ہے وہ حقیقت ہے۔ رات ہوگی،
तकरीबन 8 बज रहे थे। अब्बू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा जाओ फार्मेसी से मेरे लिए गोली ले आओ। मैंने बाइक की चाबी उठाई। मेरे जहन में आया कि फरहान सारा दिन घर में कैद रहा है, शायद बाहर की हवा लगने से उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। मैं उसके कमरे में गया। फरहान, चलो मेरे साथ ज़रा बाहर तक, मेडिसिन लेकर आते हैं। फरहान ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, रात हो गई है, मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है। उसके इनकार में एक डर भी था और एक जिद भी। मैंने ज़्यादा इसरार नहीं किया। ठीक है, दरवाज़ा बंद रखना और छत पर बिल्कुल मत जाना। मैंने उसे वार्न किया और घर से निकल गया। अब्बू की दवाई जिस मेडिकल स्टोर से मिलती थी वो हमारे इलाके से काफ़ी दूर था। ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक बहुत जैम थी। मुझे आने जाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। जब मैं वापस गली में दाखिल हुआ तो रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। गली में सन्नाटा था और वो सामने वाला मकान अंधेरे में डूबा हुआ एक काली बला की तरह खड़ा था। मैंने एक नज़र उस घर पर डाली और जल्दी से अपने घर का गेट खोल दिया और अंदर आ गया। घर में दाखिल होकर मैंने अब्बू को दवाई दी। फरहान कहाँ है? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो तो ऊपर अपने कमरे नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले शायद वॉशरूम गया हो, अब्बू ने बताया। मैं ऊपर गेस्ट रूम में गया, दरवाज़ा खुला था मगर फरहान अंदर नहीं था। बाथरूम चेक किया, वो भी खाली था। किचन, लाउंज, हर जगह देख लिया मगर फरहान कहीं नहीं था। मेरा दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। तभी मेरी नज़र छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। छत का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे मना किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। छत पर गुप अंधेरा था। मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा और फिर मुझे वो नज़र आया। फरहान छत की रेलिंग की तरफ बिल्कुल साथ खड़ा था, लेकिन वो गली की तरफ नहीं देख रहा था। वो पूरा झुका हुआ था सामने वाले मकान की तरफ और वो वैसे ही हाथ हिला रहा था और बातें कर रहा था जैसे कोई सामने खड़ा हो। हाँ, मैंने कोशिश की थी। फरहान की आवाज़ हवा में आई। फिर वो रुका जैसे किसी की बात सुन रहा हो। अच्छा, सच में? मुझे लगा तुम नाराज हो गई हो, वो मुस्कुरा कर बोला। मैं बुद्ध बना खड़ा था। वो किसके साथ बात कर रहा है? सामने वाले घर की छत तो बिल्कुल खाली और वीरान थी। वहाँ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फरहान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो किसी से बहुत करीब होकर बहुत पर्सनल बातें कर रहा हो। मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ा। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं खामोशी से उसके पीछे गया। वो अभी भी उसके साथ बात में मसरूफ था। फरहान, मैंने चीख कर उसे पुकारा। फरहान एकदम से चौंका और पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक खौफ था, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए। वो हड़बड़ा गया। किससे बात कर रहे हो? मैंने घबराहट और गुस्से में पूछा। वो बोला, कोई नहीं, किसी से नहीं। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम हवा में बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जब मैंने बार बार उससे पूछा तो फरहान ने आखिरकार हार मान ली। उसने सामने वाले घर की तरफ इशारा किया और बोला, आदिल, वो देखो, वो आलिया है। वो वही लड़की है जो कल भी आई थी। वो मुझसे बात कर रही थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। आलिया? तुम्हें नाम किसने बताया? फरहान बोला, उसने खुद बताया था। जब तुम दवाई लेने गए थे तो मुझे छत से आवाज़ आई, कोई मेरा नाम पुकारा था, फरहान फरहान। आवाज़ बहुत मीठी थी। मुझसे रहा न गया और मैं ऊपर आ गया। जब मैं ऊपर आया तो यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन सामने छत पर वही लड़की खड़ी थी। मैंने सामने उस छत की तरफ देखा। वहाँ सिर्फ सन्नाटा और तारीकी थी, कोई लड़की नहीं थी। लेकिन फरहान की आंखों में जो यकीन था वो मुझे डरा रहा था। वो किसी वहम का शिकार नहीं लग रहा था। वो पूरे होश में लग रहा था और यकीन के साथ बातें कर रहा था। नीचे चलो, मैंने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कोई लड़की नहीं है, वो कोई और ही चीज़ है, कोई जिन्न है या बला है जो तुम्हें फंसा रही है। मैं उसे घसीट कर नीचे ले आया। नीचे आकर मैंने अम्मी, अब्बू और भाई को सब कुछ बता दिया। सबके होश उड़ गए। अम्मी ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़कर फरहान पर फूंकी
ہمیں لگا کہ شاید اس مکان کے ڈر کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر پڑا ہے۔ وہ رات ہم سب نے جاگ کر گزاری۔ فرحان بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتا، لیکن ہم میں سے کسی نے اسے ہلنے نہیں دیا۔ اگلی صبح میں نے کوئی رسک نہیں لیا۔ میں خود اسے بس سٹاپ پر لے کے گیا، ٹکٹ کٹوایا اور اسے بس میں بٹھا کر ہی واپس آیا۔ واپس آتے ہوئے میں نے اس کے بڑے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بھائی نے بھی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ ہماری زندگی واپس روٹین پر آ گئی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ فرحان سے میرا رابطہ نہیں ہوا، بس کبھی کبھی اس کے بھائی سے بات ہوتی تو وہ کہتے کہ وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا چپ چپ رہتا ہے۔ ہم نے سوچا چلو وقت کے ساتھ بھول جائے گا، لیکن ہم سب غلط تھے۔ وہ بھولا نہیں تھا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد دوپہر کے وقت ہمارے گھر کی بیل بجی۔ میں نے گیٹ کھولا تو سامنے فرحان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹریول بیگ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور چمک تھی۔ فرحان، تم؟ اچانک میں حیران رہ گیا۔ ہاں، میں نے سوچا تم لوگوں سے مل آؤں، اس نے مسکرا کر کہا اور اندر آ گیا۔ ہم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ جب حال چال پوچھا تو اس نے جو کہانی سنائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عادل، تمہیں یاد ہے وہ لڑکی عالیہ؟ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں بولا، ہاں یاد ہے۔ اس نے پھر جواب دیا، دراصل میں گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ کچھ دن پہلے عالیہ کے والد صاحب ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ میں نے نہ سمجھی میں پوچھا، کون والد؟ اس نے جواب دیا، وہی عالیہ کے ابو۔ وہ میرے کمرے میں آئے تھے رات کو۔ انہوں نے کہا کہ عالیہ مجھے بہت پسند کرتی ہے اور وہ ہم دونوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ میرا رشتہ مانگا۔ میں اور میرے گھر والے یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ایک جن، ایک مردہ انسان کا باپ رشتہ لینے گیا تھا۔ میں نے اپنے امی ابو کو بتایا کہ رشتہ آیا ہے۔ فرحان نے بات جاری رکھی، لیکن وہ لوگ غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تو پاگل ہو گیا کیا؟ کس کے رشتے کی بات کر رہا ہے؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میرا اور عالیہ کا نکاح ہے 2 دنوں بعد۔ میرے ابو نے غصے سے کہا، فرحان تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ واقعی چلا گیا ہے۔ کس کے رشتے کی بات کر رہے ہو؟ جنات انسانوں کے گھر رشتہ لینے نہیں آتے۔ لیکن فرحان کے چہرے پر ذرا برابر بھی کنفیوژن نہیں تھی۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، ماموں آپ لوگ یقین نہیں کر رہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ مسلمان جنات ہیں۔ یہ بات سن کر ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ میں نے چپکے سے اس کے بھائی کو کال کی۔ اس کے بھائی نے بتایا، یار ہم تو مصیبت میں آ گئے ہیں۔ یہ پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں شور مچا رکھا ہے کہ رشتہ آیا ہے، رشتہ آیا ہے۔ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، مگر یہ کسی سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہم نے اسے کمرے میں بند کیا تھا، مگر پتہ نہیں یہ کیسے نکل کر بھاگ گیا۔ ہم آ رہے ہیں لینے اسے، تم بس اسے روک کے رکھنا۔ 2 دن فرحان ہمارے گھر رہا۔ وہ روزانہ شام کو چھت پر جاتا اور گھنٹوں اس سامنے والے بند مکان کی طرف منہ کر کے باتیں کرتا۔ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑنے پر آ جاتا۔ تیسرے دن فرحان صبح سویرے گھر سے نکل گیا۔ شام کے وقت مغرب کے بعد ڈور بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے فرحان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خوشبو لگائی ہوئی تھی، لیکن سب سے عجیب بات اس کے انداز تھا۔ وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا نہیں تھا، بلکہ سائڈ پر ہو گیا، جیسے کسی کو راستہ دے رہا ہو۔ اندر آؤ، فرحان نے خالی ہوا میں دیکھ کر کہا اور مسکرا دیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ فرحان، یہ کس سے بات کر رہے ہو؟ فرحان نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ عادل مل لو اس سے، یہ عالیہ ہے، میری بیوی، ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دروازے کے باہر دیکھا، گلی خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ فرحان، وہاں کوئی نہیں ہے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تمہیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں آگے کیا جیسے کسی کے ہاتھ پکڑا ہو۔ چلو عالیہ، اندر چلو۔ میں پتھر کا بن گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فرحان کا ہاتھ ہوا میں معلق ہے، لیکن اس کی انگلیاں ایسے مڑی ہوئی تھیں جیسے واقعی اس نے کسی کا ہاتھ تھاما ہو۔ وہ سیدھا اندر لاؤنج میں آ گیا۔ میرے امی ابو وہیں بیٹھے تھے۔ فرحان نے سب کو مخاطب کیا اور کہا،
मुबारक हो, मेरी शादी हो गई है, ये रही मेरी दुल्हन। सब घर वाले शौक में खड़े हो गए। फरहान अकेला खड़ा था, लेकिन वो अपने साथ वाली खाली जगह पर बार बार प्यार से देख रहा था। बैठ जाओ, फरहान ने सोफे की तरफ इशारा किया और फिर हम सब ने देखा सोफा जो बिल्कुल खाली था, उसकी सीट आहिस्ता से नीचे दब गई, जैसे कोई वजनदार चीज उस पर आकर बैठ गई हो। मेरी अम्मी की चीख निकल गई, या अल्लाह, ये क्या है? फरहान ने फौरन कहा, डरिए मत मामी, ये आलिया है, ये किसी को कुछ नहीं कहेगी, बस आज से ये मेरे साथ रहेगी। हम सब दहशत ज़दा थे। हमें यकीन हो चुका था कि फरहान पागल नहीं है, वो वाकई किसी चीज़ को अपने साथ ले आया है, एक ऐसी दुल्हन जो जिंदा इंसानों को नजर नहीं आती। लाउंज में जो मंजर हमने देखा था उसने हमारे दिलों में दहशत की छाप छोड़ दी थी। फरहान अपनी जगह खड़ा मुस्कुरा रहा था और हम सब सहमे हुए उस खाली जगह को घूर रहे थे जहाँ फरहान के मुताबिक उसकी दुल्हन आलिया बैठी हुई थी। आलिया थक गई होगी, सफर करके आई है। फरहान ने खामोशी तोड़ी, फिर उसने हवा में हाथ बढ़ाया जैसे किसी का हाथ पकड़ रहा हो। चलो रूम में चलो। वो अपने साथ उस नादीदा वजूद को लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। फरहान रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुंडी लगने की आवाज सुनकर हम सब ने लंबी सांस ली। अम्मी ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? ये लड़का किस बला को घर ले आया है? अब्बू खुद परेशान थे। हकीकत उनकी आंखों के सामने थी, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैंने फरहान के अब्बू को कॉल की और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, एक दिन उसका ध्यान रखना, हम कल तक वहां पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद फरहान के रूम का दरवाजा खुला। हम सब चौंक गए। फरहान बाहर निकला। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मामी, खाना मिल जाएगा? उसने अम्मी से पूछा। और प्लीज 2 प्लेट दीजिएगा, आलिया को भी भूख लगी है। अम्मी का रंग सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों से इशारा किया कि दे दें, बहस ना करें। अम्मी ने किचन में जाकर खाना जल्दी से गर्म किया। जब वो ट्रे लेकर आई तो उनका हाथ कांप रहा था। फरहान ने ट्रे पकड़ी, शुक्रिया कहा और वापस रूम में चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद मैंने आहिस्ता से जाकर दरवाजे के साथ कान लगाए। अंदर से चम्मच प्लेट से टकराने की आवाजें आ रही थीं और फिर फरहान की आवाज आई, मामे के हाथ का खाना बहुत मजे का होता है। और फिर खामोशी रही, जैसे वो जवाब सुन रहा हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, फरहान ने कहा। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। अंदर 2 लोग खाना खा रहे थे, हालांकि वहाँ इंसान सिर्फ एक था। वो रात हमारे घर पर बहुत भारी गुजरी। हम सब लाउंज ही में बैठे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने कमरों में जा सके। डर था कहीं वो चीज कमरे से निकलकर बाहर ही ना आ जाए। सुबह हुई, सूरज की रोशनी निकली तो डर कुछ कम हुआ। अम्मी हिम्मत करके किचन में गई ताकि नाश्ता बना सके, लेकिन जैसे ही वो किचन में दाखिल हुई, उनकी हैरत की इंतहा न रही। किचन बिल्कुल साफ सुथरा था। रात के बर्तन धुले हुए थे और अपनी जगह पर लगाए हुए थे। चूल्हे पर चाय की देगची रखी हुई थी और हॉट पॉट में ताज़ा पराठे बने हुए रखे थे। अम्मी भाग कर वापस आईं। आदिल, तुमने नाश्ता बनाया है क्या? मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं तो अभी उठा हूँ। अम्मी बोली, तो फिर ये किसने बनाया है? घर में मेरे अलावा कोई औरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू तो कभी नहीं बनाते, तो ये किसने बनाया? अभी हम यही बात कर ही रहे थे कि फरहान अपने कमरे से निकला। उसने किचन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। नाश्ता आलिया ने बनाया है, फरहान ने बड़े फख्र से कहा। वो सुबह जल्दी उठ जाती है, कह रही थी कि मामी थक गई होंगी, इसलिए मैंने सब बना दिया। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। हम बुत बने हुए फरहान की बात सुन रहे थे। फिर फरहान डाइनिंग टेबल की तरफ आया। आओ नाश्ता करते हैं। उसने एक चेयर को पकड़ा और पीछे खींचकर बैठ गया। फिर उसने अपने साथ वाली चेयर की तरफ देखा। आलिया, तुम भी बैठ जाओ, उसने कहा। हम सब दूर खड़े ये सब मंजर देख रहे थे। इस बार फरहान ने चेयर को हाथ नहीं लगाया। चेयर खुद ब खुद जमीन पर घसीटी हुई पीछे हुई, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। और फिर वही हुआ, चेयर की सीट नीचे दब गई और चेयर वापस टेबल के करीब खिसक गई। बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो, फरहान ने हवा में देखकर कहा।
हमें चेयर पर बैठा कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन टेबल पर रखी हुई प्लेट में से पराठे खुद ब खुद टूट रहे थे और हवा में गायब हो रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी अम्मी की चीख निकल गई और वो बेहोश होने वाली ही थी। मैंने और अब्बू ने उन्हें संभाला। यह अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। ये कोई जहनी बीमारी नहीं थी। दोपहर के वक्त डोरबेल बजी। फरहान के वालिद और उसका बड़ा भाई पहुंच गए थे। वो घबराए हुए अंदर आए। हमने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और जो कुछ सुबह हुआ वो सब बता दिया। मामू ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने फरहान को बुलाया और उसने वही हरकतें शुरू की तो वो भी डर गए। मामू ने गुस्से में कहा, फरहान चलो घर वापस। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? कोई लड़की वड़की नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फरहान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग मेरी बीवी की तौहीन कर रहे हैं। वो यहीं मेरे साथ बैठी है। कहाँ बैठी है? मुझे तो नजर नहीं आ रही, उसके अब्बू ने चिल्लाया। तभी ड्राइंग रूम के बारी शीशे वाला टेबल अचानक अपनी जगह से उठा और जमीन पर जोर से पटका गया। शीशा चिकनत चूर हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके अब्बू और भाई सहम गए। फरहान ने ठंडे लहजे में कहा, आलिया गुस्से में है, आप लोग उसे कबूल क्यों नहीं करते? मामू की आंखों में खौफ और बेबसी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि वो इस चीज से लड़ नहीं सकते। उन्होंने हार मान ली। ठीक है बेटा, हम मानते हैं, चलो हमारे साथ घर चलो, अपनी बीवी को भी साथ ले आओ। फरहान मुस्कुराया। उसने दोबारा हवा में हाथ बढ़ाया। चलो आलिया, अब्बू मान गए हैं। वो लोग उसी वक्त फरहान को लेकर चले गए। फरहान गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा और उसने दरवाज़ा खुला रखा जब तक उसके मुताबिक आलिया बैठ नहीं गई। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और वो लोग चले गए। उसके जाने के बाद हमने पूरे घर में कुरान ख्वानी करवाई, सदका दिया। इस वाक़े को तकरीबन 6 महीने गुजर गए। शुरू में मामू के घर से परेशान कुन खबरें आती रहीं। वो बताते थे कि फरहान अपने कमरे में बंद रहता है, बातें करता रहता है, घर में चीज़ें गायब हो जाती हैं और फिर मिल जाती हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना कम हो गई। एक दिन मुझे किसी काम से फरहान के शहर जाना पड़ा। मैंने सोचा मामू की तरफ भी हो आऊं और हालात देखूं। दिल में डर भी था और तजस्सुस भी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। मामू का घर का माहौल साफ सुथरा और पुरसुकून लग रहा था। फरहान कैसा है? मैंने डरते हुए पूछा। ठीक है, अपने कमरे में है, मामू ने इत्मीनान से जवाब दिया। इतने में किचन से चाय और समोसे की ट्रे हवा में तैरती हुई ड्राइंग रूम में आई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं चीखने ही वाला था कि ट्रे टेबल पे आकर रुक गई। फरहान की भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया आलिया। मैं दंग रह गया। ये क्या था? मामू ने गहरी सांस ली और बताया, बेटा शुरू में हम बहुत डरते थे। हमने बहुत इलाज करवाया, दम दूध करवाया, लेकिन फरहान किसी सूरत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर हमने देखा कि वो बीबी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि वो तो घर के काम करती है, सबका ख्याल रखती है, नमाज पढ़ती है। फरहान कहता है कि वो मुसलमान जिन है और उसने फरहान से निकाह किया है। मैं सकते की हालत में ये सब बातें सुन रहा था। तभी फरहान कमरे में आया। वो पहले से काफ़ी बेहतर और सेहतमंद लग रहा था। मुझे देखकर गले मिला और बोला, कैसी है मेरी दुल्हन की चाय? मैंने कांपते हाथों से कप उठाया। चाय वाकई बहुत मज़ेदार थी। सबसे हैरान कुन मंजर तब देखने को मिला जब फरहान के बड़े भाई का बेटा, जो सिर्फ 4 साल का था, भागता हुआ आया। वो फरहान के पास नहीं गया, बल्कि सोफे के उस कोने में गया जहाँ कोई नहीं बैठा था। बच्चा वहाँ खड़ा होकर ऊपर देखने लगा और बोला, चाची चाची मेरे साथ खेलें। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चा हंस रहा था। फिर बच्चा हवा में उछला जैसे किसी ने उसे गोद में उठा लिया हो। वो हवा में मौलिक था और हंस रहा था, और ऊपर वो खुशी से चिल्ला रहा था। मामू ने मुझे देखकर कहा, बच्चे मासूम होते हैं, इन्हें ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं। ये आहद आलिया के साथ बहुत खुश रहता है। आलिया इसे कहानियां सुनाती है और इसके साथ खेलती है। मैंने देखा कि फरहान की जिंदगी अब यही हकीकत बन चुकी थी। उसने एक ऐसी दुनिया से नाता जोड़ लिया था
जहां हम जैसे आम इंसानों का गुजर नहीं था। फरहान के मुताबिक आलिया उस सामने वाले घर में रहती थी। जब फरहान ने उसे देखा तो उसको वो पसंद आ गया। इंसान और जिन की मोहब्बत सुनने में नामुमकिन लगती है, लेकिन मेरे सामने उस घर में यह सब हो रहा था। मामू ने बताया कि अब उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। बेटा, जब तक वो हमारे लड़के को खुश रख रही है और अल्लाह का नाम लेती है, हमें और क्या चाहिए। हर मखलूक अल्लाह ही की मखलूक है। फरहान के अब्बू ने कहा। मैं वहां से वापस आ गया, लेकिन वो मंजर आज भी मेरी आंखों में है। वो हवा में तैरती हुई चाय की ट्रे, वो बच्चे का हवा में झूलना और फरहान का खाली हवा में देखकर मुस्कुराना। लोग कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन मेरा कज़न फरहान साबित कर चुका था कि इश्क सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का भी हो सकता है। वो आज भी अपनी उस बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा है, एक ऐसी दुनिया में जहां खौफ और मोहब्बत साथ साथ चलते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी भेजी हुई कहानी ज़रूर नरेट करूँगा।